मार्केट वैल्यू जब आपने निकाल लिया उसका, तो उस पे लगाएंगे 5%, ये बन जाएगा इनकम। फेयर मार्केट वैल्यू का 5% क्या बन जाएगा? इनकम। मगर क्या फेयर मार्केट वैल्यू का 5% इनकम है? नहीं। तो इसीलिए क्या कहा उसको? डीम्ड इनकम है नहीं, उसको मानो कि इनकम। हमने मान लिया इनकम। फिर कहता है उस पर 20% टैक्स लगा लो, टैक्स रेट 20% है। तो कुछ एसेट्स हैं, वो भी बताता हूँ कौन से। उसका क्या लेंगे? 5%, उस पर लगाएंगे टैक्स रेट 20%। ये याद रख लो पहले। एसेट्स का क्या और उसका? एसेट्स का 5% और फिर उसका 20%। ये है 70। चूँकि ये सेपरेट ब्लॉक है और इन अदर वर्ड्स ये FTR है, इसलिए किसी हेड में नहीं जाता, इसलिए कैपिटल गेन में भी इसको प्लेस नहीं करना चाहिए। आके अपने इस चैप्टर में रखा है, मजबूरन में नहीं रखा है, मगर इसकी प्लेसमेंट ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये किसी हेड में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें समझना सारी कहानी क्या है, ये कैपिटल के एसेट होंगे कौन से। बस जो भी होंगे उसका 5% लेंगे, उस पर 20% टैक्स लगा देंगे, कहानी खत्म। अब कैपिटल एसेट्स के लिए कहा वो ये होंगे, सारे के सारे कैपिटल एसेट्स, सारी प्रॉपर्टीज शामिल हो जाएंगी सिवाय एक्सक्लूजन के। अब एक्सक्लूजन याद कर लो। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड 70 के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज कवर होंगी, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड आ जाएगी सिवाय एक्सक्लूजन के। सबसे पहले वन कैपिटल एसेट आपका निकाला जाएगा। वन कैपिटल एसेट वो जिसको आप खुद अपनी मर्जी से निकालोगे कि मैं ये वाला निकालना चाह रहा हूँ, ओन्ड बाय द रेजिडेंट। वन कैपिटल एसेट कौन सा होगा? अब नॉर्मल इसको याद यूँ करते हैं, रहने वाला घर जिसमें हम रहते हैं, रिहाइश का घर, ठीक है बेटा। अब आप अपने घर से निकले, याद करा दूंगा, अपने घर से निकले जी बेटा। ऑनलाइन एक दफ़ा कंफर्म कर लें, आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। फिर आपने क्या किया? आप गए अपनी दुकान की तरफ, घर से निकले, किधर गए? दुकान की तरफ। तो दूसरा निकाला जा रहा है सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिस, नहीं प्रेमिसेस। इसका मतलब सारे बिजनेसेस निकल गए, वो जगहें, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो एसेट्स हैं, ये एसेट्स का यहाँ पे मतलब क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़मीन, घर, ऑफिस। आप कहाँ से निकले थे? अपने घर से। कहाँ गए थे? दुकान पे। तो आपका घर भी निकल गया और आपकी दुकान या दुकानें भी निकल गई। ओके, क्लियर? याद कराने के लिए मेरा तरीका है। वहाँ से आपने दुकान में शाम हुई तो सोचा ज़मीन पे चक्कर लगाता हूँ, क्योंकि आपके पास क्या था? आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी थी। तीनों याद हो गए? कहाँ से निकले, किधर गए, शाम को किधर चक्कर लगाई। ओके, अब जब आप वापस आ रहे थे तो रास्ते में आपको फौजी भाई मिला। आप थोड़े परेशान हुए कि फौजी भाई कहीं डाले में तो नहीं आया। तो जैसे ही आप भागने की कोशिश कर रहे थे तो फौजी भाई ने बुला लिया आपको। तो यहाँ याद करने का क्या? फौजी भाई पे क्या याद करोगे कि जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होंगे किसी भी स्टेज पे, उनको जब स्टेट कोई प्रॉपर्टी देगी वो भी एक्सक्लूड हो जाएगी। अब किस स्टेज पे इनको मिलती हैं? जब खुदा न खास्ता, या मे बी खुदा न खास्ता क्या, खुदा यही चाहे, खुदा न खास्ता का मतलब अल्लाह ना चाहे। भाई मैं तो चाहता हूँ अल्लाह चाहे कि शहीद हो इंसान, मैं तो शहादत को बहुत चाहता हूँ, इसके लिए तो इंसान बड़ी बात है, तो शहीद होना बड़ी बात है। अगर वो शहीद हो जाए तो उसको प्लॉट मिल सकता है, उसके फैमिली को, या नेचुरल डेथ हो जाए तब भी मिलता है, वॉर में वूंडेड हो जाए तब भी मिलता है, या रिटायर हो जाए तब भी मिल सकता है, या फिर अगर सर्विंग हो, इसका मतलब हर हाल में मिलता है। इन अदर वर्ड्स याद करने की बात क्या है? याद करने की बात यह है कि फौजी भाई को मिलने वाला प्लॉट एक्सक्लूड होगा। फौजी भाई बैठा है ना? अच्छा, अब मुझे दोबारा याद कराना है आपको, क्या क्या, कहाँ से निकले, किधर गए, फिर चक्कर कहाँ लगाया?
वापस आ रहे तो क्या है, सब याद हो गया। अच्छा, फौजी भाई के साथ मुझे भी शामिल कर लेना, क्योंकि कहानी मैं सुना रहा हूँ। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इसमें है, सिर्फ फौजी भाई नहीं है भाई, नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाले प्लॉट भी इसमें से एक्सक्लूडेड है। फिर जैसे वो आप भागने की कोशिश करें तो फौजी भाई ने बुलाया था, याद है? फौजी भाई ने बुला के कहा ये जो घर है ये किसका है? आपने कहा मेरा है। ये आपका दूसरा घर था, पहले के अलावा दूसरा घर था, दूसरी बीवी नहीं रहती थी वहाँ, क्योंकि वो रेंट पे था। तो आपने कहा रेंटेड है। फौजी भाई ने सवाल क्या पूछा था, ये घर? आपने कहा ये घर मेरा है। आपने आपसे पूछा ये घर रहते हो? आपने कहा नहीं, रेंट पे है। तो रेंटेड प्रेमिसेस भी निकल गई, क्योंकि उनसे आने वाला रेंट वैसे ही टैक्स हो रहा है। तो वो घर क्या था? रेंटेड था, इस वजह से वो भी निकल गया। तो आपका अपना घर निकल गया, आपका बिजनेस प्रेमिसेस निकल गए, आप लैंड नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड वो निकल गया, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के प्रॉपर्टीज जो मिलेंगी वो निकल गई, और रेंटेड प्रेमिसेस निकल गए। 5 याद हो चुके हैं। कैसे याद किया हमने? कहाँ से निकले, किधर गए, दुकान से चक्कर कहाँ लगाया, वापसी पे कौन मिला, उसने क्या सवाल किया, याद हो गया। ओके, फिर आगे जाएं। फिर ये 5 निकलने के बाद साथ में एक नई बिल्डिंग भी थी जो आपने पहली दफा खरीदी थी। उसने कहा अच्छा ये घर तुम्हारा रेंट पे, तो ये क्या है? आपने कहा जी मैंने नया नया खरीदा है, पहला साल है उसका। इसका मतलब आपका अपना घर तो निकल गया, आपका रेंटेड वाला भी निकल गया, आपका तीसरा घर भी है, मगर तीसरी बीवी नहीं है। जैसे दूसरी नहीं थी तो तीसरी क्या होगी? तो उस तीसरे में ये था चूंकि वो नया नया खरीदा था, आपको उसका पहला साल है। कौन सा साल है? अब किसी भी प्रॉपर्टी का जब पहला साल होगा तो भी उस पर 7E अप्लाई नहीं करेगा। ये सेक्शन 236 के कहता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज की जाएगी तो उस पर एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 236 के। ये रजिस्ट्रेशन के वक्त इनकम टैक्स कलेक्ट करने का सेक्शन है, एडवांस में उसका जिक्र किया इसने। इसका मतलब पहला साल है ना, तभी तो उसका सेक्शन, उसका सेल परचेज हुई है उस साल, आपने एक्वायर किया है, इसीलिए उस सेक्शन का जिक्र है जो उस साल अप्लाई होता है आप पे। अब कितनी चीज़ें निकल चुकी हैं? 5 या 6 निकली हैं। घर से निकले, दुकान पे गए, एग्रीकल्चरल लैंड, फौजी भाई की सारी प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट से मिली, उसके बाद रेंटेड प्रेमिसेस, और जिस प्रॉपर्टी का पहला साल है, ईयर ऑफ एक्विजिशन है, पहले साल उसको नहीं, अगले साल से उसको टैक्स करेंगे। ये 6 निकल गए। अब जो बच गया, अगर वो 25 मिलियन से एक्सीड करता होगा तो यहां आएगा, इसका मतलब कैपिटल गेन कभी भी 25 मिलियन से कम हो ही नहीं सकता। कैपिटल एसेट ये 25 मिलियन से एक्सीडिंग नहीं होगा तो वो भी छोड़ दो, आपको माफी दी गई है, आप पे 7E अप्लाई नहीं करेगा। अब समझना मेरी बात, सारी प्रॉपर्टीज उठाओ, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसे निकालते जाओ। पहले क्या गया? दूसरा क्या गया? तीसरा क्या गया? चौथा क्या गया? 5वां जैसे इनकम ओरिएंटेड है, छठा जिस प्रॉपर्टी का पहले साल, ये निकल गया ना। अब देखो कितना बच गया। अगर उसका फेयर मार्केट 25 या उससे कम है, ये भी चला गया, इसकी भी माफी है, आप पे नहीं है भाई। मगर जो बच गए, अगर वो 25 से एक्सीडिंग होंगे तो आपको उसका 5% और उस 5% पे 20% देना पड़ेगा। ये था आपका 7E। भाई फौजी भाई की कहानी याद आ गई है? समझ आ गया? मुश्किल है कोई? अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो अप्लाई इसलिए नहीं करेंगी न्यूमेरिकल पे कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो गवर्नमेंट के सवाल नहीं बनेगा ना। ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटीज़, ये एक्सक्लूजन्स, ATL, तो इसका मतलब मैंने जो आपको जहाँ रोका है ना, आके इधर आके रोका है, मगर ये और ये 3 और हैं, इसको पढ़ लीजिएगा ताकि अगर आपको पूरी लिस्ट पता हो तो ये पूरी लिस्ट इस तरह है। मगर आपका यहाँ तक काम न्यूमेरिकल का हो जाता है, इससे आगे न्यूमेरिकल अप्लाई नहीं करता। सही है भाई? ऑनलाइन क्लियर? आगे जाएं। रूह बाबा कैसे हो? आगे जाऊं? चले भाई, आए जरा AOP का सवाल करते हैं। लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है क्वेश्चन नंबर 2।
For the purposes of this question, assume that the date today is 31st August 2025. Jafar Associates is an association of person with two partners, Manzoor and Adib, sharing profit or loss in the ratio 1:3 respectively. 1 किसका है? मंजूर का, और 3 किसका है? Following information has been extracted from JA's record for the month of 2025, और उसमें वही प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, सेम बिजनेस वाला, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखें, एओपी के सवाल में 2 पार्ट्स होते हैं। एओपी के सवाल का पहला पार्ट होता है एओपी की अपनी टैक्सेशन, और उसमें सिर्फ बिजनेस की टैक्सेशन पूछी जाती है। एक ही बात उसमें थोड़ी सी यूनिक है, बाकी कोई भी चीज़ यूनिक नहीं है, और वो क्या है कि एक डीएनए है एओपी के लिए, एक डीएनए है एओपी के लिए, और वो चूंकि इसमें आया हुआ है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 5 चीज़ों वाले, यस, वो भी इसमें भी रेंट आया हुआ है। जाफर एसोसिएट्स है, देखते हैं सवाल में क्या पूछा है इसने। सवाल में इसने पूछा होगा कंप्यूट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ जेए, और फिर उसके बाद वो पूछ रहा है मंजूर और अदीब की बताओ। तो हम इस वक्त किसकी कंप्यूटेशन करेंगे? ये हमें देखे क्या बोल रहा है, कंप्यूट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम। टैक्स नहीं पूछ रहा, टैक्स नहीं बोला, ओके, टैक्स लायबिलिटी नहीं है कहीं पे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एंड टैक्सेबल इनकम, और टैक्स ईयर है हमारा 2025, और ये किसकी कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं, किसकी? एओपी की। तो याद रखना एओपी का मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस है, सवाल इनकम फ्रॉम बिजनेस में बनाएगा। अब आप भूल जाओ कि एओपी का सवाल कर रहे हो, ये सोच के करो कि बिजनेस की कंप्यूटेशन कर रहे हो। सारी वही चीज़ें अप्लाई करेंगी जो बिजनेस के लिए थी, बस एक यूनिक चीज़ें आने दो, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेम मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे, और वो क्या मेथड था? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, और वो है 13 मिलियन। जी बेटा 13 मिलियन। अब आपने सिर्फ सेम मेथड से बिजनेस के सवाल को सॉल्व करना है। फर्स्ट चीज क्या लिखी है भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड रॉ मटेरियल वर्थ 2.9 मिलियन फ्रॉम विच नो विदहोल्डिंग वाज डिडक्टेड। सेक्शन 21 रॉ मटेरियल वर्थ, तो आपका यूं कहेंगे, अब इसमें ऐड होगा या लेस होगा वो मैं बाद में लिख रहा हूं। ये देखें, हमने क्या किया है, पेमेंट की है ना, देखें पेमेंट किस चीज़ की पेमेंट है भाई? 2 चीज़ों की पेमेंट जब आए ना तो उसमें एहतियात करना, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की। यहाँ क्या है, रॉ मटेरियल विदाउट टैक्स डिडक्शन, ऐसा है। अमाउंट कितना है जिस पे टैक्स नहीं कटा? अमाउंट है जिस पे टैक्स नहीं कटा वो 2.9 मिलियन है। मगर डीएनए बनाने के लिए हमने एक लिमिट से गुजारना है इसको। लिमिट क्या थी? क्योंकि टैक्स डिडक्शन में सेक्शन 21 में ये लिखा है कि अगर किसी ने पेमेंट की है फॉर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स और टैक्स नहीं काटा तो डीएनए तो है, मगर इस पर एक लिमिट भी रखी गई है। लिमिट कितनी है? लिमिट कितनी है? 20%। किसका 20%? किसका सर जी? 20% डिफॉल्ट का या टोटल उसकी परचेजेस का? तो टोटल परचेजेस कहाँ है? ये है कॉस्ट ऑफ सेल, 20 मिलियन है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल। भाई कॉस्ट ऑफ सेल में ही आता है ना ये, तो कॉस्ट ऑफ सेल, ये देखिए कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ सेल यही होगा ना, रॉ मटेरियल होगा, फिनिश गुड्स होंगी, तो इसका 20% निकाल के लिमिट लगाएंगे। तो आपके पास कितनी वैल्यू है? 20 मिलियन। तो 20 मिलियन इसका मतलब टोटल परचेजेस। ये लास्ट अटेम्प्ट है,
इसका 20% बना। अब आपको सवाल ये है मेरा, अगर लिमिट ज़्यादा हो, डिफ़ॉल्ट कम हो, पूरा डिफ़ॉल्ट डिसअलाउ हो जाएगा। करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट, क्योंकि लिमिट कितनी थी? 4 मिलियन की। 4 मिलियन से ऊपर होता तो हम डिसअलाउ ना करते, मगर 4 मिलियन के अंदर अंदर है, ये डिफ़ॉल्ट सारा का सारा डिसअलाउ होगा। आप समझाने की बात क्या थी? समझाने की बात ये है कि 20% ऑफ परचेजेस किसकी? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के अंदर अंदर डिफ़ॉल्ट है, पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। 20% ऑफ परचेजेस से ऊपर का डिफ़ॉल्ट है, 20 तक डिसअलाउंस होगा। और ये बात सिर्फ इसके लिए अप्लाई करती है, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के लिए। बाकी किसी पे 20% की लिमिट नहीं है, पूरा डिसअलाउ कर देंगे। 4 मिलियन की इस तरह फिगर आई है बेटा कि हमने यहाँ से ये फिगर लाए हैं। ये क्या फिगर है? 20 मिलियन। 20 मिलियन है कॉस्ट किसकी? ये टोटल परचेजेस है, कॉस्ट ऑफ सेल से, और इसका 20% हमने निकाला है, 4 मिलियन है। जो अपर लिमिट बनेगी, अगर इसे एक्सीडिंग करता तो 4 मिलियन तक डिसअलाउंस रुक जाता। तो डिसअलाउंस चूंकि उसके अंदर है, सारा डिसअलाउ हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आ गई मेरी? ये बिजनेस पढ़ रहे हैं, एओपी मीन्स बिजनेस। इसमें कोई सी एओपी की यूनिकनेस क्या? कुछ भी नहीं। ओके, फिर है सैलरी पे की गई है 1.1 मिलियन की, 1.14 की टू मंजूर। मंजूर कौन है? पार्टनर। ये है यूनिकनेस। एक डीएनए है जो सिर्फ एओपी पे अप्लाई करता है, और वो ये है कि 5 अमाउंट्स एओपी को अलाउ नहीं होंगे अगर उसने वो अपने मेंबर पे इनकर किए हैं, एओपी ने अपने पार्टनर पे इनकर किए हैं। वो अमाउंट्स कौन से हैं? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन पहले मैंने बोला, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट और अदर रेम्यूनरेशन। मगर रेम्यूनरेशन का मतलब है वर्क के पैसे, तो रेंट रेम्यूनरेशन में नहीं आता। अगर रेंट पे किया है तो अलाउ होगा। डिसअलाउ सिर्फ 5 का है, तो सैलरी चूंकि डिसअलाउड है तो हम इसको एड बैक कर देंगे। ये क्योंकि सैलरी टू, क्या नाम था उसका? टू मंजूर। मंजूर कौन है? पार्टनर है। कितनी सैलरी दी गई थी उसको? उसको सैलरी दी गई है 1.14 की। सही है भाई? सही लिखा है मैंने 1.1। यस, ये एड बैक कर रहे हैं। एड बैक बेटा, अभी एड बैक गलती से लेस कर दिया मैंने। ये एड बैक बेटा, क्योंकि वो एक्सपेंस है ना, अलाउ नहीं होना, एड बैक होना है। रेंट के अभी आ रहा है। रेंट भी इसने एओपी ने इनकर किया है 1.5 का। पे टू अदीब फॉर लेटिंग आउट हिज बंगलो टू JA एट कंसेशनल रेट ऑफ ऑफिस पर्पजेस। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट इज। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप उसके रेंट के साथ बाद में जो करना है कर लेना, वो बाद में देखना। वो आप देखोगे अदीब के लिए क्या होगा। अदीब को छोड़ो, पहली बात बताओ, 15 लाख रुपए का रेंट एज एक्सपेंस अलाउ होगा? हालांकि पार्टनर को पे किया, अलाउ होगा। क्यों? क्योंकि डिसअलाउंस में रेंट नहीं आता। डिसअलाउंस में 5 चीजें आती हैं जिसमें रेंट शामिल नहीं है। तो सही डिडक्ट हुआ। आगे बढ़ जाओ, ऑलरेडी डिडक्टेड है। मगर कमीशन टू अदीब ये डीएनए है। कमीशन टू अदीब ये एडबैक होगा। कितना था? 860 का ये एडबैक होगा। सही है भाई? कमीशन भी हो गया। अदर इनकम कंप्राइज अ डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स रिसीव्ड फ्रॉम एग्री लिमिटेड, अ कंपनी हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ये अदर इनकम किसकी है? एओपी की। तो हम तो बिजनेस तक महदूद थे ना। अगर वो डिविडेंड रिसीव करे बाद में देखेंगे। डिविडेंड अगर आए एओपी के पास, एओपी की इनकम है ना डिविडेंड से, तो कौन सा हेड होगा? एफटीआर। बाद में देखेंगे, बिजनेस इनकम तो नहीं है ना इसकी। नेक्स्ट में आए अदर इन्फॉर्मेशन। मंजूर सोल्ड 5000 शेयर्स। मंजूर ने बेचे ना, एओपी ने थोड़ी बेचे। अदीब अर्न्ड गेन्ड, अदीब ने किया। इसका मतलब कंप्लीट हो गया है। कौन सी इनकम? बिजनेस इनकम।
बिजनेस इनकम कंप्लीट हो गई है। आए लिखेंगे इनकम अंडर हेड, इनकम अंडर हेड, सही है भाई। अब आ जाते हैं इस चीज पे एओपी की टैक्सेशन की तरफ। अब एओपी में एक इनकम आई इसकी डिविडेंड की, उसका क्या करें? वो एओपी की इनकम में ये इनकम जो आई, ये वाली, ये नहीं, इसको और से देखिए कौन सी इनकम है। अदर इनकम कंप्राइजेस, कहाँ है अदर इनकम कंप्राइजेस? अरे नहीं, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, इसका इफेक्ट आएगा बेटा क्योंकि ऊपर अदर इनकम है, आएगा, इफेक्ट आएगा, सवाल पे इफेक्ट आएगा क्योंकि हमने माइनस करना है, क्योंकि वो शामिल करके बिठाए बिजनेस में, हमें तो उसको सेट ऑफ करना था, तो इसीलिए प्लीज ये रुकना क्योंकि ऊपर हमने अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स रिसीव फ्रॉम एग्री लिमिटेड। इसका मतलब है कि इसके पास ये जो अदर इनकम है ऊपर लिखी थी उसमें शामिल है, तो इसको ये डिविडेंड है फ्रॉम एग्री लिमिटेड, एग्री लिमिटेड कंपनी से आई है, डिविडेंड आया है 6 मिलियन, पूरा का पूरा क्या करोगे? क्योंकि शामिल था ना, लेस कर दोगे, शामिल था लेस कर दोगे, क्योंकि इसका ताल्लुक बिजनेस से नहीं है, इसका ताल्लुक तो डिविडेंड से, डिविडेंड एफटीआर में आता है, एफटीआर बिजनेस में नहीं आती, तो इस इनकम को निकाल दो। ये आपकी अब करेक्ट इनकम है। अब ये करेक्ट इनकम है, इसी पे आप कैलकुलेशंस करोगे सारी, और वो एफटीआर में जाएगा दूसरा 6 मिलियन का। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताएं कोई और इसके अंदर ट्रांजैक्शन थी? नहीं, इसके अलावा कैपिटल गेन कहाँ है? वो कैपिटल थोड़ी है, वो तो मंजूर की इनकम है ना, मैं तो बात कर रहा हूँ इसकी एओपी की, वो बात की बात है। जाफर की बात कर लो, जाफर एसोसिएट्स की बात चल रही है, वो तो उनकी मंजूर, और बाकी जो अदीब है उसकी तो बाद में देखेंगे। इसका मतलब 3 कंप्यूटेशन हमें करनी पड़ेगी। तो आपसे मैं एओपी की बार बार पूछ रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, नहीं है ना? तो यही क्या बन जाएगा, सम ऑफ ऑल इट्स, क्योंकि हेड एक ही है तो सम करने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत इसलिए नहीं कि सम किसको कर रहे हो, एक ही है, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? टोटल इनकम, ये जरूर लिखते हैं। टोटल इनकम के बाद क्या लिखेंगे? यही टैक्सेबल इनकम आ चुकी है। अब आपका एओपी वाला पोर्शन हो चुका है, टैक्सेबल इनकम आ चुकी है, ठीक है। ये आपका हो गया एओपी का सवाल कंप्लीट। यही पूछा था उसने, यही पूछा है। हाँ, बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं बेटा। अभी रुके, इसमें एक ट्रांजैक्शन और है डिविडेंड की, बी पार्ट पे जाने से पहले एफटीआर को प्रेजेंट भी तो कर लो। अब इसमें चूंकि इसने सवाल पूछा ही कैसे है, कंप्यूट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ जेए फॉर टैक्स ईयर 2025 अंडर द एप्रोप्रिएट हेड, वो तो हो चुका है ना, एक कंप्लीट हो चुका है। फिर कहता है कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मंजूर एंड अदीब फॉर 25। इसका मतलब ये एओपी की टैक्स पूछ ही नहीं रहा, नहीं पूछा। अब इसका मतलब क्या है कि इसने पूछा नहीं है, मगर इसने एफटीआर का टैक्स दिया हुआ है, एफटीआर की इनकम दी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे केस में रिक्वायरमेंट तो नहीं है, और ऐसे केस में ना अगर कोई टैक्स कंप्यूट ना करे, इसी को डिस्ट्रीब्यूटेबल बना दे तो गलत वो भी नहीं कर रहा। मगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की करनी होती है? आफ्टर टैक्स के बिफोर टैक्स? टैक्स के बाद जो बचेगा ना, तो टैक्स निकाल लो। अब एओपी के लिए 6 मिलियन पे कितना टैक्स बनता है? आपको याद होगा रेट्स में आखिरी क्या था? वो हमने अभी रेट्स देखे थे तो आपको शायद याद हो। तो टैक्स हालांकि लायबिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है, हमारी मजबूरी है लायबिलिटी कैलकुलेट करना। एओपी का लास्ट अटेम्प्ट का सवाल करवा रहा हूं बेटा, जिसने अभी वापस ज्वाइन किया है मैं उसके लिए एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेना बेटा। अच्छा बच्चों, ये जो हमारा ये है फर्स्ट शेड्यूल, ये सेम टेबल अप्लाई होता है एओपी का। कौन सा टेबल? जो कि नॉन सैलरीड के लिए ये। तो 5.6 मिलियन तक की सूरत में रेट कितना होगा? अमाउंट होगा ये फिक्स 16.10। क्या यही है इसकी? यस, ज़्यादा है, तो हम कहेंगे टैक्स ऑन
ऑन रुपीज़ 5.6 और वो कितना आया था 1610। उसके बाद है टैक्स ऑन। अब आप माइनस करें 5, 6, ये माइनस करें टोटल से। अमाउंट एक्सीडिंग कितना है 5 लाख, तो लिखेंगे टैक्स ऑन एक्सीडिंग अमाउंट। टैक्स ऑन एक्सीडिंग अमाउंट। एक्सीडिंग अमाउंट कितना है, एक्सीडिंग अमाउंट 5 लाख है। रेट्स पे क्या लेंगे, एक्सीडिंग अमाउंट हमने कैसे निकाला, वो हमने 6.1 से 5.6 माइनस किया, तो 5 लाख एक्सीडिंग है। रेट कितना आता है इसमें 45% आता है मैक्सिमम रेट, तो इस केस में 45% ये बना। तो टोटल लायबिलिटी क्या बनी इसकी, ये है इनकम टैक्स या टैक्स लायबिलिटी, ये है टैक्स लायबिलिटी। इसे और इसे ऐड कर दें, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। अब मुझे एक बात बताएं, टैक्स लायबिलिटी से कोई रिडक्शन है नहीं है, मगर ये टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर कहोगे, क्योंकि इसके पास एफटीआर इनकम भी है, एफटीआर इनकम भी है, जो कौन सी है, डिविडेंड कितना है। ये एफटीआर कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी सीख लो। अदर इनकम कितनी थी, 6 मिलियन की थी, और वो नेट ऑफ टैक्स है, नेट ऑफ टैक्स है। इसका मतलब है आपको उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। रेट क्या है उसका 15%, डिविडेंड का रेट 15% है। डिविडेंड आईफोर्स में कभी भी नहीं जाता, हर केस में एफटीआर है। मैंने उसके लिए कहा था किसी पुराने दौर में वो आईफोर्स में जाता था, इस वजह से वहाँ लिखा तो है मगर जाएगा कभी भी नहीं। अब हर केस में वो एफटीआर होगा। तो आपने क्या किया, ये आपके पास था 6 मिलियन अमाउंट था, वो 15% इसमें क्या हो चुका है नेट। तो क्या करूंगा, ग्रॉस कैसे करूंगा, ये डिवाइड बाय 0.85, ये हो गया आपका ग्रॉस। तो हम क्या करते हैं, हम इस अमाउंट को डिविडेंड के अमाउंट को ग्रॉस अप करके वर्क बैक करके ग्रॉस अपनी वर्क बैक करके टोटल ले लेते हैं। तो टोटल जो अमाउंट है मेरे पास वो कितना है 7,058,882,4 और इस पे कितना लगेगा 15%। तो टैक्स कितना आया, ये एफटीआर का टैक्स भी हमने वर्कआउट कर लिया है, ये टैक्स हो गया। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टोटल टैक्स, ये एफटीआर प्रेजेंट ऐसे करते हैं बेटा, टोटल टैक्स लायबिलिटी दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। दोनों ऐड कर दिए, मगर चूंकि ऑलरेडी लेस एफटीआर टैक्स, क्योंकि वो ऑलरेडी पेड होता है, ठीक है, एफटीआर टैक्स बीइंग ऑलरेडी पेड एट सोर्स कट पे हो रहा होता है। तो हमने प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इसको ऐड किया, ये ऐड किया, तो अब आएगा टैक्स पेएबल। ये एफटीआर की प्रेजेंटेशन भी आपने सीख ली, ठीक है, ये आपने माइनस कर दिया, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ शो करते हैं, ये वही आएगा अमाउंट जो पहले एनटीआर में आया था। अब ये टैक्स पेएबल आ चुका है। ये आपका सवाल 110% कंप्लीट हो गया। वो बात भी हमने वर्किंग में दे दी जो हमने रिक्वायरमेंट में नहीं थी, मगर ये इसलिए देनी पड़ेगी ताकि वो एफटीआर की प्रेजेंटेशन भी कर सको। अगर आप ऊपर रुक जाते तो प्रेजेंटेशन तो नहीं हो पाती। देखिए हमने क्या किया है, वो कह रहा था, ये देखो वो कहते हैं 6 मिलियन है ना, ये 6 मिलियन उसको कहता है डिविडेंड इनकम इसकी है, कहता है नेट ऑफ टैक्स है। ये नेट ऑफ टैक्स का मतलब इसमें से टैक्स कट चुका है, तो आपको ग्रॉस चाहिए ना अमाउंट। टैक्स कितने पे कटता है 15%, तो 15% का मतलब है मैंने क्या किया, ये उठाया डिवाइड किया 1 माइनस टैक्स रेट से, तो 0.85 से इसको किया मैंने वर्क बैक,
टोटल डिविडेंड मुझे पता चल गया इतना है, वो डिविडेंड मैंने लिखा इधर, उस पर रेट लगाया, वो टैक्स आ गया, टैक्स मैंने ऐड कर दिया, टोटल टैक्स हो गया, मगर वो चूंकि ऑलरेडी पेड है वो माइनस किया तो नेट पेएबल आ गया। ये प्रेजेंटेशन है, किसे किसे समझ आ गई भाई? क्लियर? अच्छा, अब आपने एक बात पार्टनर पे जाने से पहले सीखनी है, और वो क्या है? प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर फ्रॉम एओपी की डिस्ट्रीब्यूशन। हमें अभी दोनों पार्टनर की वर्किंग करनी है, मगर शेयर फ्रॉम एओपी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये सीखना है। और शायद मैं समझता हूँ बच्चों को इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो ही समझ लेंगे तो एओपी खत्म है। एओपी में दो ही बातें, 2 से 3 बातें, वरना बहुत आसान सवाल है। आपने देखा इसमें था क्या? एक सिर्फ डीएनए था, वो सबको पता था ऑलरेडी, बाकी तो बिजनेस का सवाल था, बाकी तो बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस का सवाल है भाई। तो इसीलिए उसमें उसे डरे नहीं। अब आपने शेयर फ्रॉम एओपी क्या है? सबसे पहले हम लाएंगे प्रॉफिट। कौन सा लाएं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ज़्यादा बेहतर है आफ्टर टैक्स लाएं। एग्जामिनर ने दोनों लिया है, आईकेएफ ने दोनों लिए हैं, पास्ट में आफ्टर टैक्स भी लिया है, बिफोर भी टैक्स लिया है, मगर जो लैंग्वेज है ना वो ज़्यादा मैं समझता हूँ आफ्टर टैक्स के तरफ है। ज़्यादा लैंग्वेज जो है ना वो आफ्टर टैक्स की तरफ है, बिफोर टैक्स भी ले रहा है आईकेएफ। ये देखिए ज़रा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप सेक्शन जो इससे रेलिवेंट है बेयर एक्ट से भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी लायबल टू टेक सेपरेटली। मैं आता हूँ, बताता हूँ। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी लायबल टू टेक सेपरेटली, क्योंकि रेट सामने नहीं थे ना बच्चों के, वो दिखा के इसको करेक्ट करता हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी लायबल टू टेक सेपरेटली फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, यानी एओपी अलग, मेंबर अलग। और वेयर द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैज पेड टैक्स, एओपी ने टैक्स पे कर दिया। अब गौर से सुनना, अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर एज एसोसिएशन from of the association in capacity as member out of income of the association shall be exempt। गौर से देखो, तो मिलने वाला अमाउंट आफ्टर टैक्स होगा या बिफोर टैक्स होगा? आफ्टर टैक्स होगा ना। तो इसीलिए आफ्टर टैक्स ज़्यादा बेहतर है, लैंग्वेज के करीब है। कहता है वो अमाउंट जो शेयर फ्रॉम एओपी का एग्जेम्प्ट हम मानेंगे उस वक्त अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर। अब एक टैक्स रेट में आओ, टैक्स रेट में आओ, पहले पेपर पे देखो, पहले पेपर को देखते हैं। ये पेपर है ना हमारा, इसके रेट पे आते हैं आखिर में। ये रेट्स हैं, इसमें देखना चाहता हूं डिविडेंड का रेट गिवन है भाई, रेट ऑफ डिविडेंड है। ये देखिए रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है। इसमें एक चीज देखें, वो ये है कि अगर डिविडेंड की, अब रेट्स जो है ना सारे के सारे समझे। सबसे पहले डिविडेंड का नॉर्मल रेट समझे, ठीक है। डिविडेंड के वेरियस रेट्स हैं, 7.5% भी है, 15% भी है, 25% भी है, 0 भी है और 25% भी है, ठीक है। तो एप्लीकेबल रेट जो भी होगा वो लगाएंगे। 15% मैंने अज्यूम करके ले लिया था, मगर एक्चुअली जब गिवन है, अब इसको गौर से कहता है 15% इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड केसेस दोज जो के मेंशन्ड ना हो अदर देन। कहता है अगर कहीं पे भी रेट गिवन ना हो, इसका मतलब डिविडेंड का स्टैंडर्ड रेट 15% है। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 15%, इसलिए मैंने लिया 15। मगर अब केसेस देखें, कहता है अगर आपको डिविडेंड देने वाला आईपीपी है, आईपीपी का मतलब क्या बना रहे, तो उसमें डिविडेंड का रेट कितना होगा? 7.5। आगे आए, प्रोवाइडेड दैट रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स ड्राइविंग 50% और मोर इनकम फ्रॉम। अगर म्यूचुअल फंड से, एक ऐसे म्यूचुअल फंड से डिविडेंड ले रहे हो जो कि इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, तो आपके डिविडेंड का रेट कितना हो गया? 25। रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वहां से अगर आप डिविडेंड ले रहे हैं, रेट कितना है? 0%। 35% कब है? जब डिविडेंड रिसीव फ्रॉम
स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल्स कौन सी होती हैं? ये कंपनीज हैं, मोस्टली सिक्योरिटाइजेशन करती हैं, रिसीवेबल परचेज करके रिकवर करती हैं। और फिर आखिरी केस देखें, ये वो रेलिवेंट है। इन केस पर्सन रिसीव्स डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी वेयर नो टैक्स इज पेएबल, ये एप्लीकेबल था क्योंकि नो टैक्स इज पेएबल ड्यू टू एग्जेम्पशन। तो आप वापस सवाल में जाओ और देखो कि इसने जो टैक्स पे किया है डिविडेंड का, वो पे किया है 25% पे, क्योंकि सवाल के हिसाब से वो एग्रीकल्चरल इनकम कमाने वाली कंपनी है जो एग्जेम्प्ट है। मैं बताता हूँ बेटा, वो भी बताता हूँ बेटा। अगर इस सवाल को मैं कंप्लीट कर लूँ, पहले आता हूँ आपके सवाल को दोबारा रिपीट करके बताऊंगा। यहाँ पे आपने देखना क्या है कि डिविडेंड कहाँ से आया। अगर वो डिविडेंड आ रहा है कहाँ से, ये देखें, क्वेश्चन 2 ये, और ये डिविडेंड है। अदर इनकम कंप्राइज डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स, कहाँ से? एग्री लिमिटेड से। कंपनी कौन सी है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब कैसे पता चला कि ये एग्रीकल्चरल है? क्योंकि एग्री है और एग्जाम्प्ट लिखा है। तो ऐसे केस में डिविडेंड का रेट क्या बन जाता है? 25। तो प्लीज उसको मेक अ करेक्शन कि यहाँ पे मुझे इसको वर्क बैक करना पड़ेगा किससे? 25 का मतलब क्या करूँ? डिवाइड बाय 75 करना पड़ेगा 85 की जगह। ये हो गया 75, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ले आया 8 को, और ये कर दूंगा 25, और 25 के हिसाब से अगर आप आए तो डिविडेंड का अमाउंट कितना बनता है? ये प्लीज करेक्शन कर लें, ये आपका डिविडेंड वाली करेक्शन है, ठीक है। रेट एंड पे गिवन होता है बेटा। तो डिविडेंड के जो रेट्स थे एक दफा दोबारा देख लेते हैं। डिविडेंड के रेट्स पेपर में गिवन है। सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट कितना है? 15% है। उसके बाद अगर आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूस से तो 7.5, ठीक है। अगर वो डिविडेंड जो है म्यूचुअल फंड से लिया, मगर बशर्ते के म्यूचुअल फंड खुद इनकम 50% या ज्यादा इंटरेस्ट से कमा रहा हो, ऐसे केस में 25% आपके डिविडेंड को टैक्स किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है डिविडेंड ले रहे हो तो 25 होगा, नहीं। देखना पड़ेगा कौन सा म्यूचुअल फंड है। सिर्फ वो म्यूचुअल फंड जिसकी अपनी इनकम 25% 50% से ज्यादा कहां से आएगी? प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट से आएगी, तो 25% रेट होगा। वरना रेट क्या होगा? वरना रेट क्या होगा? 15%। बहुत सारे एग्जाम्पल है। इनकम सपोर्ट फंड्स होते हैं, इनकम फंड्स होते हैं, मुख्तलिफ बैंक्स के फंड्स होते हैं, ये सारे ज़्यादातर इंटरेस्ट पे चल रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ूं बेटा? क्लियर हो गया? अब मेरा बेटा एक बात बताएं, मुझे ना ये बताओ कि जब आपने ये डिविडेंड पेश करके ऐड किया, लेस कर दिया, वही इनकम है ना? फर्क तो नहीं पड़ा ना? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करूं बताओ? सबसे पहले उठाएं आप इसकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है? ये है ना? माइनस क्या करूं? आफ्टर टैक्स। ये अब सुनना तवज्जो से। हाँ, एक सेकंड रुकना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मगर ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, आपके सवाल थोड़ा डिफरेंट है। अब शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? दो पार्टनर हैं, किसको क्या मिलेगा? दोनों को जो शेयर, क्या उनका इसकी शेयरिंग क्या है, किस बेसिस पे? यानी 75% है। इसको इस तरह स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम, इसका 25% एक को दिया, ऐसे नहीं करेंगे। अब यहाँ जो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है, हमारे पास है 2 मेंबर, और 2 मेंबर कौन से हैं? नाम बताओ। हमारे पास हैं एक अदीब, मंसूर, और इसके बाद है अदीब। अब अदीब और मंसूर को, अदीब का क्या है? 25, अदीब का 75 है, और एक मिनट पेपर में देखो बेटा, मंसूर का 25 है और अदीब का 75
ऐसे ही 25 पहले वाले का है और 75 दूसरे वाले का है। अब आपने एक बात सुननी है मेरी, ये वाली बात एओपी की सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी एओपी में कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ये समझा एओपी ख़त्म। और वो ये है कि 1:3 है, पहला बंदा मंजूर है, मंजूर का 25% है। देखिए इस अमाउंट को गौर से देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब वर्किंग की हमने तो मंजूर एक अमाउंट पहले ही ले चुका है जो हमने एडबैक किया था। मंजूर का कौन सा अमाउंट हमने एडबैक किया था? सैलरी। कितनी हमने एडबैक की थी मंजूर की सैलरी? ये देखें मंजूर के पास जाए, ये मंजूर है, ये इसकी सैलरी एडबैक की थी, एडबैक की थी ना। इसको सैलरी मिली थी अदीब को, मगर सैलरी तो नहीं है ना, ज़ीरो। कमीशन किसको मिला? मंजूर को नहीं मिला, ज़ीरो। अदीब को कमीशन मिला है। आए ज़रा अदीब के कमीशन की तरफ जाते हैं। कितना अमाउंट था कमीशन का? ये हमने एडबैक किया था, एडबैक किया ना। अब सुनिएगा, जब मंजूर ने सैलरी ली हमने सिर्फ पेपर पे एडबैक की, वापस तो पैसे नहीं आए, तो इसका मतलब है वो पैसे उनके पास ही रहे। तो हम अब इसे शेयर फ्रॉम एओपी में स्पेसिफिक शेयर फ्रॉम एओपी कहेंगे। इसका मतलब है सारे की स्प्रेड डिडक्शन नहीं की जाएगी, सबसे पहले उसमें से वो अमाउंट स्पेसिफिकली एलोकेट किया जाएगा। मैं इसको एक नाम देता हूं, ये है स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ शेयर फ्रॉम एओपी। ये क्यों बोल रहा हूँ स्पेसिफिक शेयर? क्योंकि इसको सैलरी मिली, पैसे वापस थोड़ी किए इसने, उसको कमीशन मिला, पैसे थोड़ी वापस किए। लॉ ने एडबैक जरूर कराया मगर पैसे वापस थोड़ी हुए। तो कहते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या करो, रहने दो उसको पैसा उसके पास, मगर अब उसको शेयर फ्रॉम एओपी के नाम से ले जा सकता है, वो रहने दो उसके पास। शेयर फ्रॉम एओपी है। जब ये दोनों माइनस करेंगे ना, जो बाकी बच जाएगा वो कहलाता है जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। ये होगा जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस बेसिस पे होगी भाई? इसको तुम फिर करोगे डिस्ट्रीब्यूशन। मंजूर को इसमें से कितना मिलेगा भाई? 25%। और उसको कितना मिलेगा? ये आपने सीख लिया ना, समझे, एओपी खत्म हो गया। ये शेयर फ्रॉम एओपी है किसका? मंजूर का, मगर इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये शेयर फ्रॉम एओपी है किसका? अदीब का, मगर इस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि शेयर फ्रॉम एओपी पर टैक्स नहीं होता, क्योंकि एओपी ने टैक्स पे कर दिया। मुझे बताया मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे? सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट लिया? आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स? बिफोर टैक्स भी आय के अपने लिया, याद रखना, वो गलत वो भी नहीं है एक्चुअली। इसीलिए मैं बार बार ये दिखाना चाहता हूँ ताकि कल आप परेशान ना हो कि जब हम लॉ में देखते हैं तो सेक्शन 92 ये देखें क्या कह रहा है, ये सिर्फ पढ़ें। कहता है अमाउंट रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन, किस कैपेसिटी में? इन द कैपेसिटी इस मेंबर, कहाँ से? आउट ऑफ इनकम। तो मुझे बताएं जो एक्चुअल अमाउंट उसको मिल रहा होता है वो आफ्टर टैक्स के बिफोर टैक्स? तो फिर कौन सा इसमें बेहतर हुआ डिस्ट्रीब्यूट करना, आफ्टर के बिफोर? आफ्टर। इसीलिए मैंने आफ्टर टैक्स को प्रेफर किया है। क्लियर है ना? तो 92 सेक्शन के हिसाब से आफ्टर टैक्स करेक्ट बनता है। मगर ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा पॉइंट है जो मूट और सब्जेक्ट टू डिस्कशन है। देयरफॉर बिफोर टैक्स भी लिया है कैप ने, और अगर कोई बिफोर टैक्स लेता है तो गलत वो भी नहीं काउंट होगा। आफ्टर टैक्स मैं प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आफ्टर टैक्स ज़्यादा फेयर है, और बिफोर टैक्स में आप आएंगे ना तो उसका नुकसान होगा। और फेवरेबल टू टैक्स पेयर भी आफ्टर टैक्स है, वो आपको बाद में तब पता चलेगा क्यों। अब ये शेयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना बेटा, ये सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो आप नोटिंग में करते हो, नोट में करते हो। ऐसे नहीं कि इसको यहाँ फौरी कर लोगे, ये मैंने आपको सिखाया। आप क्या करोगे, ये नोट में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ताकि आप कैलकुलेशन ऐसे नहीं करोगे कि आपने एओपी की कैलकुलेशन की और उठ के फिर उसके फौरी बाद शेयर करो, नहीं, शेयर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं शो करोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको अलग कर दोगे। ये मैंने आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि समझा सकूं कि डिस्ट्रीब्यूशन होते कैसे है। इसको किसी नोट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना और उसको दूर फेंक रहा हूं मैं, ये हो गया। आगे बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मुझसे सवाल क्या पूछा गया था? डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी पूछी गई थी। क्या पूछा गया था? एओपी की कंप्यूटेशन करें, मैंने कर ली। दूसरा क्या पूछा गया था? अब दूसरा पूछा गया है
कि दोनों पार्टनर की भी कैलकुलेशन करो। कहा गया है ना, दोनों पार्टनर की आए, दोनों पार्टनर की कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब 3 लोगों पे टैक्स कैसे लगेगा वो पूछा गया है। तो पहला बंदा कौन है? मंजूर। हम लिखेंगे मंजूर। क्या इसका हमने करना है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। इसके लिए उसने लिखा है कि टैक्स लायबिलिटी भी निकाले, क्योंकि मेंबर की टैक्सेशन है ही लायबिलिटी निकालना। और इसकी टैक्स क्या है? टैक्स ईयर कौन सा है? 2025। अब जरा सुनिएगा, आपने मेंबर की कंप्यूटेशन जब करनी है ना, तो आपको पहले डेटा चाहिए। एक चाहिए इससे शेयर फ्रॉम यूपी। ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप न्यूमेरिकल ऐसे नहीं लिखोगे, मैं मिटा दूंगा इसको बाद में। चलो यहाँ नहीं लिखता क्योंकि मिटाना पड़ेगा मुझे, नहीं मिटाऊंगा आपकी आसानी के लिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये डेटा मैं ला रहा हूँ जो आपके पास मौजूद होगा, तो मैं ला रहा हूँ बेटा शेयर फ्रॉम एओपी, ओके, जो कि हमने कंप्यूट करके रखा हुआ है। बताएं कितना हमने कंप्यूट करके रखा हुआ है? भाई मंजूर का शेयर फ्रॉम एओपी स्पेसिफिक और जनरल मिला के कितना बना था? ये अब सुनना, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि अभी 92 में क्या पढ़ा था कि अगर एओपी ने टैक्स पे कर दिया तो शेयर फ्रॉम एओपी पे टैक्स नहीं लगता, करेक्ट। और फिर दूसरा डेटा क्या चाहिए? अब सुने, टैक्सेबल, गौर से सुनना, हर उस इनकम को जो शेयर फ्रॉम एओपी किसी भी हेड की होगी उसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम, उसकी टैक्सेबल इनकम है। जो इस सवाल में कितनी है ढूंढ के दिखाओ। बहुत कुछ है, देखिए जरा इसकी क्या इनकम है भाई। सैलरी तो नहीं है ना, वो तो हमने अलाउ ही नहीं की ना भाई, एड बैक करके उसके पास एओपी के पास टैक्स कर दी। नहीं, 20% डिफॉल्टिंग का थोड़ी लेते हैं, टोटल का लेते हैं। 20% किसका लेंगे? लॉ में लिखा है 20% किसका होगा, ये भी देख लो, ये भी देख लो बेटा, 20% होगा किसका। सेक्शन 20 वेयर एक्ट देख लो ताकि ये आपके कंफ्यूजन खत्म हो। हाँ, मगर वेयर एक्ट भी देख लेते हैं ना ताकि आपका, हाँ बेटा वो सही बात है, सही बात है, मगर मेरे पास डेटा नहीं है ना, तो मैं कैसे लाऊंगा? नहीं ना, कौन सी परचेजेस का? रुको जरा, ये देखो लिखा क्या है, एक्सपेंडिचर जिसपे टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ होगा डिसअलाउ होगा। हाउएवर प्रोवाइडेड दैट डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस, कौन सी? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स अंडर दिस क्लॉज shall not exceed 20% of purchases of raw material। कौन से रॉ मटेरियल भाई? कहाँ लिखा है? जिस पे डिफॉल्ट हुआ कहाँ लिखा है? सही है, नहीं जरूरी थोड़ी है। हाँ हाँ, मैं सवाल को एक्सप्लेन करता हूं। इसने कहा था कि कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल वर्थ 2.9, मगर ये 2.9 क्या है? वो जिस पे टैक्स विथहोल्ड नहीं हुआ, डजंट मीन के टोटल ये है रॉ मटेरियल, और भी हो सकता है रॉ मटेरियल, डिफॉल्ट इतने पे हुआ। क्या पता कि कॉस्ट ऑफ गुड्स में, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग हो ही नहीं। मुझे पता है बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद बेरेक्ट, इसलिए तो बेरेक्ट दिखाया ना, मगर मैं आपको खुद पास पेपर में से आईकेप के ही सजेस्टेड आंसर दिखा सकता हूं जिसमें उसने 20% टोटल का लिया है। हाँ सर, ये एक दो में था, लेकिन ये था कि मतलब अगर देखें ना, अगर उसने 1 करोड़ की परचेज की, जैसे यहाँ पर 29 लाख के ऊपर पे नहीं किया, 29 पे डिफॉल्ट हुआ है। 29 कॉस्ट ऑफ सेल होती क्या है? ओपनिंग बैलेंस और परचेजेस, तो हमें तो परचेज दे ही नहीं रहा ना, वो लेस क्या, तो कॉस्ट ऑफ सेल है ना बेटा। इसका मतलब देखिए, मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए अगेन दोनों अजम्पशन है ना। अगर आप अजम्पशन ले रहे हो बेटा कि 29 लाख की टोटल रॉ मटेरियल है, मगर मुझे समझाओ मेरा बेटा बिजनेस में, चंदा ये सुनो, ये कैसे हो सकता है 35 लाख की सेल तुम 29 लाख की परचेज से जनरेट करो?
मगर ओपनिंग भी होगा। मगर कहने का मकसद ये है कि अगेन में डिफॉल्टिंग का, देखिए ये भी इंटरप्रिटेशन है। ICAP ने दोनों किस्म के सवालात किए हैं, इसीलिए टेक्स्ट में आप अगर ये कहोगे ना कि सजेस्टेड आंसर में ये है, तो मैं कहूँगा दूसरे सजेस्टेड में ये है। तो करेक्ट लेने के लिए बेरेक्ट को दिखा रहा हूँ आपको। जहाँ जहाँ इस किस्म की बात आती है बेरेक्ट देखो, इसमें कहाँ लिखा है बेटा, जहाँ जहाँ रेलिवेंट है बेरेक्ट क्या लिखा है, परचेजेस, कौन से परचेजेस, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। तो टोटल ले लेना है, टोटल का लेना है, डिफॉल्ट का नहीं, डिफॉल्टिंग का नहीं बेटा, ठीक है। सजेस्टेड आंसर खुद टोटल ले रहा होता है और सजेस्टेड आंसर खुद डिफॉल्टिंग ले रहा होता है, दोनों ट्रीटमेंट हैं। मैं प्रिफर करूंगा टोटल का। क्यों, यहां देखो टोटल लग रहा है मुझे, डिफॉल्ट नहीं लग रहा। वो भी सही है ना, बात ये दोनों ट्रीटमेंट्स बेटा, डिफॉल्टिंग के साथ उसने टोटल भी लिया हुआ है। इस सवाल में नहीं, थोड़ा पीछे जाओ, उसमें ICAP दोनों ट्रीटमेंट ले रहा है। करेक्ट कौन सी है, जो बेरेक्ट पे है बेटा। आप अगर ये कहोगे कि इस सवाल में उसने टोटल डिफॉल्ट लिया हुआ है, इसका मतलब सुनना, इसका मतलब उसने अजम्पशन ये ली है कि परचेजेस हैं ही इतनी। क्या पता परचेजेस बहुत सारी 50 लाख। तो उस सूरत में देखिए बेटा, अगर परचेजेस ज्यादा है ना तो मैं टोटल उसका लूंगा बेटा, वो ज्यादा करेक्ट है, टोटल का, डिफॉल्टिंग का नहीं। मैं मिसाल देता हूं, टोटल परचेज 100 रुपए की है, डिफॉल्ट 20 पे हुआ है, 15 पे हुआ है, 35 पे हुआ है, तो 20% किसका लूं, डिफॉल्टिंग अमाउंट का या टोटल का। इसमें क्या कह रहा है, 20% ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसमें डिफॉल्टिंग लिखा ही नहीं है। अब क्या है, एग्जामिनर कर क्या रहा है, पहले उसने शुरू में जब ये प्रोविजन आया था, ये शुरू का हिस्सा तो नहीं है प्रोविजन का, पहले एक आध अटेम्प्ट डिफॉल्टिंग का लेता रहा है, फिर उसके बाद वो टोटल पे आया है। अब लास्ट अटेम्प्ट में जो उसने टोटल का लिया है ना, वो इसलिए नहीं लिया कि वो अपने व्यू चेंज कर रहा है, वो इसलिए लिया है कि उसको लगता है टोटल परचेज ही ये भी अजम्पशन है बेटा। तो आप अगर ये अजम्पशन करके लिखोगे तो प्लीज स्टेट योर अजम्पशन, मगर मैं समझता हूं कि नहीं, मेरी अजम्पशन ये है, मैं टोटल में जा रहा हूं। हाँ बेटा, ये बात समझ आई बेटा आपको? एक सेकंड मुझे देंगे ना तो मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, हमें फायदा होगा। AOP का ये बेटा जब तक पूछ लो, आप पूछ लो। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ, पास्ट में उसने टोटल का परसेंटेज लिया हुआ है, उसका ब्रेकअप है, इस साल की परचेजेज हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस साल की परचेज सेपरेटली स्टेटेड नहीं है, तो मैं 20% किसका लूँ, मैं कॉस्ट ऑफ सेल का ले रहा हूँ। मगर अगर आपको लग रहा है कि 20% जो है कॉस्ट ऑफ का सेल का नहीं लेना चाहिए, तो देन यू मेक अजम्पशन कि 29 ही टोटल था, तो टोटल का लेंगे, ज्यादा नहीं, 100%, क्योंकि सामने तुम्हारे बेरेक्ट लिखा हुआ है, खुद बेरेक्ट देखो, डिफॉल्टिंग वर्ड नहीं है कहीं पे भी। यस, अजम्पशन बिल्कुल सही अजम्पशन है, मगर स्टेट योर अजम्पशन, यही 29 ही टोटल अजम्पशन है, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है बेटा। मगर अगेन देखिए ना, अजम्पशन तो लेनी पड़ेगी ना, उसमें तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि उसकी परचेजेस टोटल कितनी है। क्लियर है भाई, ऑनलाइन ठीक है, आगे जाऊं? अच्छा बेटा थोड़ा मुझे टाइम दें ताकि मैं एक कैलकुलेशन कर लूं। अब मुझे इसे चाहिए इस बंदे की यानी मंजूर की डिटेल्स। मंजूर को क्या क्या है, इनकम, शेयर के अलावा है सैलरी तो उसकी खत्म ही हो गई ना, छोड़ो। अब देखो मंजूर को क्या मिल रहा है भाई, कुछ है मिल रहा है, देखो जरा कहीं। देखिए मंजूर सोल्ड 5000 शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉर 60 ईच ऑन 600 ईच ऑन 30th September 24. He acquired these shares in July 22 for 500 each. मंजूर पेड a brokerage fee of 2 per share for the brokerage house. इसका मतलब लिस्टेड कंपनी है, सिक्योरिटी है, सुन ले सिक्योरिटी है ना। चलें इसकी कैलकुलेशन करते हैं मंजूर के सिक्योरिटीज की। तो मंजूर की यहाँ इनकम किस चीज़ की है, कौन सा हेड लिखूं, कैपिटल गेन्स।
हाँ बेटा, ऊपर टोटल चेक कर दीजिए एक बार, मेरे ख्याल से वो अच्छा टोटल में गलती है, मेरे ख्याल से कौन से गलती? हाँ हाँ बताओ बताओ बेटा, आपने ये एड बैक करना था, लेस कर दिया। कहाँ पे कौन सा वाला? पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपने लेस कर दिया। सेकंड वन में माइनस में आ गया। बेटा ये डिसअलाउंस है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें यार। ऑन थैंक यू यार। बेटा ये ज़रा एक करेक्शन कर लें, ये जो अमाउंट था ना ये बाय मिस्टेक मैंने क्या किया था, क्योंकि एड बैक होगा ना, तो ये माइनस आ गया था इसमें, तो ये एड बैक हो गया। अब ज़रा फिगर देखो बेटा, कहीं क्या करना है, कहीं करेक्शन है, करेक्ट है। अब लाइबिलिटी में करेक्शन होगी यार, वो देख लेना फिर, ठीक है। अगर लाइबिलिटी की ऑब्वियसली फिर इनकम बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी में करेक्शन हो जाएगी। अब आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। नहीं छोड़ दो, आगे आप कर लेंगे, मुझे पता है। हाँ उसने नहीं पूछा, मगर फिर भी वो उसका शेयर तो होगा ना। अब जरा देखिए, कैपिटल गेन है, सिक्योरिटीज वाला है। अब मुझे बताएं सिक्योरिटी में क्या चाहिए? CR 5000 शेयर्स लिस्टेड कंपनी के फॉर 6, तो CR कितनी चाहिए? कितने शेयर्स हैं? 5000। कितने में बिके? 600 में। तो कितना मिला? ठीक है बेटा। अब क्या चाहिए आपको? कॉस्ट क्या है? अक्वायर्ड दी शेयर्स जुलाई में पर 500 ईच। मंजूर ने ब्रोकरेज भी पे की है 2 पर शेयर, तो ब्रोकरेज भी उसका कॉस्ट कैसा बन जाती है? इंसिडेंटल कॉस्ट तो 502, तो शेयर्स वही और 502 उसकी कॉस्ट है। तो आपके पास ये आ गया है गेन। अच्छा मुझे बताएं, ये है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कौन सा वाला कैपिटल गेन है? नॉर्मल है या सिक्योरिटीज? क्या सेपरेट ब्लॉक है? याद रखना, सेपरेट ब्लॉक की सूरत में आपका सवाल यही क्लोज हो जाएगा, इसी पे रेट लगेंगे। यानी एओपी के मेंबर को टैक्स करने का एक फार्मूला था A/B/C, वो नहीं अप्लाई करेगा। नहीं, सेपरेट ब्लॉक पे वो अप्लाई नहीं करता, नॉर्मल पे करता है। ये तो सेपरेट ब्लॉक है, इसका जो रेट गिवन है वही लगाएंगे। यानी जो मेंबर हैं, अगर वो सेपरेट ब्लॉक इनकम कमा रहा है तो उसके रेट वही हैं जो सेपरेट ब्लॉक के हैं। आप जाएं और मुझे बताएं। अब डिपेंड कर रहा है शेयर्स कब हासिल किए, कितने पुराने हैं। आपने रेट पढ़े थे ना, हमने रेट देखे थे। अब आज के हिसाब से अगर वो देगा तो रेट डिफरेंट होंगे। मैं अगर अज्यूम्ड रेट 15% लगा दूं तो टैक्स 8 अज्यूम्ड रेट, क्योंकि अभी तो चेंज हो जाएगा ना, अभी तो इस हिसाब से थोड़ी होगा, पुराने वाले रेट्स नहीं लगेंगे। तो 15% के हिसाब से ये इसका टैक्स हो गया, खत्म हो गई बात। ये इसका सवाल कंप्लीट हुआ। सर A/B क्यों नहीं किया हमने तो कहा था कि मेंबर का A/B होता है, A/B/C होता है। भाई वो उस वक्त होता है जब नॉर्मल इनकम हो, सेपरेट ब्लॉक इनकम पे A/B नहीं होता। किसकी बेटा? मैं अभी आ रहा हूँ ना, दूसरा मेंबर जो है, एक थोड़ी है, दूसरा भी तो है। दूसरे का नाम क्या है? क्या नाम है उसका भाई? अदीब। अब अदीब पे आए। पहले अदीब का शेयर देखें बेटा, मैं शेयर जो यूज़ कर रहा हूँ वो यार थोड़ा पुरानी इनकम पे रेट की हिसाब से। ये जो हमने कैलकुलेशन कर ली थी ना, एक एरर आ गया था, उसकी वजह से शेयर फ्रॉम एओपी अदीब का कितना है? शेयर फ्रॉम एओपी अदीब का ये है, अदीब का शेयर फ्रॉम एओपी है, इस पे टैक्स नहीं है। अब इसकी क्या कोई टैक्सेबल इनकम है? होगी तो हम A/B इनको करेंगे, सेपरेट ब्लॉक वाली होगी नहीं करेंगे। इसका मतलब जो अदर देन एओपी की इनकम है उसको टैक्स लगाया जा रहा है। और वो कब? जब आपका A/B का रेट कब लगेगा? जब वो सेपरेट ब्लॉक ना हो। आते हैं इसकी इनकम। क्या इसकी इनकम में कोई ऐसी चीज़ है? देखें कहीं पे लिखिए अदीब, ये देखें अदीब की इनकम है ऊपर। अदीब ने रेंट कमाया है, तो है भाई नॉर्मल इनकम तो है अदीब की। तो सबसे पहले अदीब की आते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कितनी है इसकी? अब यहाँ पे ना वो रिलेशनशिप नहीं है इसका अदीब का।
कौन सा? सैलरी वाला नहीं है, एम्प्लॉय वाला नहीं है, तो फेयर मार्केट अप्लाई करना। फेयर मार्केट सिर्फ उस वक्त अप्लाई नहीं करता जब सैलरी का कनेक्शन हो। ये सैलरी नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, तो इसको कितना मिला है? रेंट 15 का, जबकि फेयर मार्केट कितना है? 2 मिलियन। 2 मिलियन लेंगे हम, क्योंकि फेयर मार्केट सिर्फ उस वक्त अप्लाई नहीं करते जब सेल्फ हायरिंग हो, सैलरी रिलेशनशिप हो। इसका सैलरी रिलेशनशिप थोड़ी है, तो फेयर मार्केट वैल्यू हम इसका कितना लेंगे? 2 मिलियन। तो इसकी रेंटल इनकम कितनी है? 2 मिलियन और 20% इनिशियल इनिशियल अलाउंस नहीं बोलते हैं, रिपेयर अलाउंस बोलते हैं। रेंट, ठीक है। एक्चुअल कितना है? 15 लाख। और फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? विच एवर इज हायर। आ गया? अब बताएं इसमें से क्या लेस करूं? कौन सी है? बिल्डिंग है ना, तो इसका लेस कितने परसेंट? 1/5। ठीक है, लेस हो गया। और कोई ट्रांजैक्शन है इसकी? नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम अंडर हेड होगी, तो ये इसकी इनकम आ गई, प्रॉपर्टी इनकम है। और कोई हेड है इसका? कौन सा? अच्छा, इसका कैपिटल गेन कहाँ है? ये तो ऊपर था ना, नीचे आए। अदीब ने गेन अर्न किया है। अब देखिए गौर से, ये कौन सा गेन है? नॉर्मल कैपिटल गेन वाला है, सेपरेट ब्लॉक नहीं है। और उसने उसकी वर्किंग नहीं करवाई, ड्राइव नहीं करवाया, हमें खुद गेन ही दे दिया। तो हम दूसरी इसकी इनकम लाएंगे, ये कैपिटल गेन्स, ठीक है। तो वो गेन ऑलरेडी सिक्योरिटी नहीं है, नॉर्मल है। गेन ऑन डिस्पोजल, किसका डिस्पोजल था? डिक्लेयर्ड कैपिटल, नॉर्मल वाला है। कितना गेन था? 3 लाख। 3 लाख सीधा सीधा आप एज अ गेन ऐड कर दें। हो गया? आपके 2 हेड्स हो गए कंप्लीट इसके। क्या करेंगे अब आप? नहीं, इनकम अंडर हो गया ना बस। चलो, कैपिटल गेन का भी इनकम हेड आ गया आपके पास। अब क्या होगा? सम। आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो? पार्टनर की। तो ये इनकम प्लस ये इनकम आ गई, इसकी इनकम आ गई। अब इसी चीज को क्या बोलेंगे? उसकी नहीं, शेयर इस तरह यहाँ ऐड नहीं होता। टोटल इनकम नहीं बताता हूँ, चूंकि वो फार्मूले में यूज होगा, इसीलिए इसको ना शामिल करो। टैक्सेबल इनकम मना नहीं है, बट आप इसको ही ले जाएं। हो गई टैक्सेबल इनकम। अब इस पर टैक्स लगाएंगे, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। अब इसका फार्मूला होगा टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। अब इसका तरीका क्या होगा? हम इस पे टैक्स लगाते वक्त A/B/C करेंगे। आए देखते हैं, A क्या है, B क्या है और C क्या है। A है टैक्स, B है टैक्सेबल इनकम। मगर B कौन सा टैक्सेबल इनकम है? एक तो उसमें एक्चुअल टैक्सेबल इनकम होगा और दूसरा शेयर फ्रॉम AOP होगा। ये शेयर फ्रॉम AOP जो एग्जेम्प्ट है। तो आपका टोटल अमाउंट क्या बन गया? ये प्लस ये हो गया। अब इस पर क्या करोगे? रेट देखोगे जाके और देखिए टैक्स कितना बन रहा है। कहाँ देखोगे रेट? सैलरीड के नॉन सैलरीड टेबल में। ये नॉन सैलरीड है, नॉन सैलरीड। अदीब जाएं इसका टैक्स देखें, ये है उसका टैक्स, ठीक है। ऐसा ही है ना? क्या बेटा? ये है फिक्स अमाउंट इतना, एक्सीडिंग अमाउंट कितना है इसका? ये अमाउंट और -56, और ऊपर जो आया उस पर कितने परसेंट? 45%। इस पे 45% देखें, ये इसका 45% है। टोटल कितना बना? फिक्स भी अमाउंट, इंक्रीमेंटल भी ये आ गया। ये आ गया ए, ये आपका बी। सी क्या है? सी है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। ये एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। अब आपके पास फार्मूला अप्लाई करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं।
क्या करोगे, रेट कैसे निकालोगे, आप कहोगे टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम कितने कैसे आएगा, इस तरह आएगा कि आपने उठाया टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम उठाई, सी इज द एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, मल्टीप्लाइड बाय जो टैक्स होगा ए, डिवाइडेड बाय जो ये है इसका A/B इंटू सी, ये टैक्स आ गया। आपको पता है क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो लाजमी ये है कि मेंबर की, अब मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिर 3 चीज़ें रिपीट करूंगा एओपी के सवाल में। एओपी बहुत आसान है, ट्रिक कहाँ है, फंसता कहाँ है बच्चा, वो समझ लें। देखिए सबसे पहले तो एओपी के सवाल में जो A/B करते हैं वो हम सिर्फ उस वक्त करते हैं जब नॉर्मल इनकम हो, नॉर्मल टैक्स हो, सेपरेट ब्लॉक ना हो, और उसमें A/B करने के लिए लाजमी है शेयर फ्रॉम एओपी के अलावा कोई और इनकम होना। जैसे इस बंदे की थी, प्रॉपर्टी इनकम भी थी, कैपिटल गेन भी था, नॉर्मल वाला। हमने टैक्स किसको करना है, 19 लाख को करना है, मगर 19 लाख को सीधा जाके उसका रेट नहीं देख रहे हो, उसमें शेयर फ्रॉम एओपी भी डाल रहे हो। मैं एक बात बताऊं, एक चीज़ जो हमें बताई गई थी कि वो हमसे एरर हुआ, एक माइनस हो गया था, तो शेयर फ्रॉम एओपी गलत होगा ये, क्योंकि हमने टैक्स रेट ही गलत लगाया था। तो मैं जो भी शेयर आ रहा होगा करेक्ट करके देखोगे, ये प्लीज़ जाके करेक्शन करना। मैं इसलिए चाहता हूँ, मैंने करेक्शन क्यों नहीं सारा किया, मैं चाहता हूँ खुद कैलकुलेट करना, ताकि आपको करेक्ट करने के लिए पूरा सवाल जो है खुद करना पड़े। मगर जो भी शेयर फ्रॉम एओपी आएगा कैसे वो भी सिखाया, वो आपने ऐड करना है, ये बन गई टैक्सेबल इनकम, मगर ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये फिक्शनल टैक्सेबल इनकम है, ये रेट पर्पस के लिए टैक्सेबल इनकम है, उस पर निकाला टैक्स, और एक्चुअल टैक्सेबल इनकम को हमने उठाया, मल्टीप्लाई बाय टैक्स डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, A/B इंटू सी, आपका ये टैक्स आ चुका है। आ गया, खत्म हो गया आपका सवाल, क्योंकि यही तो उसने पूछा था। ठीक है, अब क्या इसका कोई क्रेडिट है, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें एओपी के सवाल में। एक चीज़ इसने नहीं पूछी, वो पूछ सकता है एओपी के सवाल में, तो वर्बली सुन लो वो क्या है। ऑनलाइन बेटा तवज्जो चाहिए मुझे, यहाँ तक जो मैंने बताया ऑनलाइन वालों आपको समझ आया बच्चों? बेटा यहाँ तक जो समझाया है, आपकी हिम्मत है बेटा, सारे अभी तक बैठे हुए हैं, तो आप लोग तो फिर भी यहाँ पे जो है ना खाना वाना खा रहे हो, चिल कर रहे हो। बेटा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ अब एओपी के लिए। पहली चीज़, एओपी का सवाल जब बनता है तो उसमें एक नहीं 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहले कैलकुलेशन करवाता है एओपी की, फिर एक मेंबर की या दोनों मेंबर्स की, कम से कम 2 मेंबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब एओपी की कैलकुलेशन करेंगे तो उस वक्त एक बात जहन में रखनी है, एओपी की कंप्यूटेशन करते वक्त आप भूल जाएं कि कोई यूनिकनेस है, कोई यूनिकनेस नहीं है सिवाय 2 चीज़ों के। सिर्फ सवाल नॉर्मल बिजनेस का होता है, बिजनेस का सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, 2 यूनिकनेस हैं, एक डीएनए होता है, 2 प्रॉपर्टी इनकम एओपी के पास टैक्स नहीं हो सकती। ये सवाल में नहीं आया था, आ सकता है। 2 चीज़ें यूनिक है एओपी के लिए, बाकी कुछ यूनिक नहीं है, नॉर्मल बिजनेस का सवाल है। एक डीएनए है, दूसरा प्रॉपर्टी इनकम एओपी के पास टैक्स नहीं होगी। डीएनए कितने होंगे? 5। कौन से? सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन डेट, अदर रेम्यूनरेशन। मगर रेम्यूनरेशन वर्क के लिए होता है, रेंट यहाँ पे डीएनए नहीं है, रेंट होगा तो अलाउ होगा। ये हो गए 5 यानी डीएनए वाली बात। दूसरी क्या है, अगर वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो ज्वाइंट ओनर के सेक्शन की वजह से, इनकम ऑफ ज्वाइंट ओनर की वजह से वो एओपी के पास टैक्स नहीं होता, वो नोट में कंप्यूटेशन करके पार्टनर्स के पास हम टैक्स कर देते हैं। इस पर भी मैंने क्लास में आपको तफसीली एक्सप्लेनेशन दी थी, जिसको नहीं पता वो सेक्शन 69 इनकम ऑफ ज्वाइंट ओनर्स की थोड़ी सी बात देख ले। और वो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ओन्ड होगी, कैसे कि रेस्पेक्टिव शेयर्स क्या हों, डेफिनेट हो या असर्टेनेबल हो, तो वो प्रॉपर्टी जनरेट करने वाली इनकम बिजनेस होगी तो एओपी बनेगी, बिजनेस के अलावा कोई और होगी तो वो ज्वाइंट टैक्स नहीं होगी, सेवरली टैक्स होगी, तोड़ के मेंबर्स के पास, ना कि ज्वाइंटली टैक्स होगी एओपी के पास। तो इसलिए एक उसूल बना लो, प्रॉपर्टी इनकम एओपी की डिक्लेयर्ड हो, हम प्रॉपर्टी इनकम एओपी के पास टैक्स नहीं कर सकते। ये 2 बातें छोड़ के बाकी एओपी का सवाल बिजनेस का है, हो गया। दूसरी बात सुने, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट की तो नंबर 1 प्रेफरेबली, मैंने बार बार डायरेक्ट दिखाया आपको, प्रेफरेबली हम यूज करेंगे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि उसमें नेक्स्ट सेक्शन 92 में जो लैंग्वेज यूज हुई है उससे ज्यादा बेहतर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लग रहा है। बिफोर टैक्स को भी मैं गलत नहीं समझता वैसे,
फिर हमने क्या करना है, उस टोटल अमाउंट में से सबसे पहले जो अमाउंट डीएनए बना था 5 में से, सैलरी की वजह से, ब्रोकरेज कमीशन या पीओडी या रेम्यूनरेशन की वजह से, तो वो उसी मेंबर को एलोकेट हो जाएगा एज स्पेसिफिक शेयर, और जो बच जाएगा टोटल में से वो माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो जनरल शेयर है, और जनरल शेयर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एड अप कर लेंगे, शेयर फ्रॉम एओपी मिल जाएगा। और ये शेयर फ्रॉम एओपी हम यूज करते हैं मेंबर की टैक्सेशन में। ये पहला मेंबर ऐसा था जिसके पास कैपिटल गेन तो था, मगर वो कैपिटल गेन कौन सा था, सेपरेट ब्लॉक वाला। सेपरेट ब्लॉक पे A/B नहीं होता, FTR पे A/B नहीं होता, उसके रेलिवेंट रेट लगते हैं। अगर डिविडेंड होता, अगर इंटरेस्ट इनकम FTR वाली होती, कोई भी ऐसी इनकम होती जिसके रेट्स अलग हैं, सेपरेट हैं, सेपरेट ब्लॉक की वजह से, FTR की वजह से, हम उसको अलग रखेंगे। A/B कब होता है, जब नॉर्मल इनकम हो, नॉर्मल टैक्स हो। तो यहाँ हमने क्या किया, इसमें हमने देखा कि अगर उसकी इनकम है तो उसमें हमने सबसे पहले B कंप्यूट किया, तो एक्चुअल रियल टैक्सेबल इनकम उठा के शेयर उसमें ऐड कर दिया। ये टैक्सेबल इनकम बन गई फिक्शनल रेट पर्पस के लिए। उसमें फर्स्ट शेड्यूल के रेट लगाए नॉन सैलरीड के, तो हमारे पास टैक्स आ गया। तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 19 थी, मल्टीप्लाइड बाय टैक्स डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, इसकी टैक्स का अमाउंट आ गया। ये आपका शेयर फ्रॉम एओपी और उसके साथ सारी कलेक्टिव जो थी अंडरस्टैंडिंग थी। अगर कोई केस आ जाए, वो पूछे भाई अगर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है और इनका शेयर असर्टेनेबल नहीं है, अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं है वो जॉइंटली टैक्स होगा, मतलब वहीं पर एओपी के अंडर ही। यस, एओपी के अंडर ही। अगर शेयर असर्टेनेबल है और बिजनेस पर्पस से क्या करा दे, यानी वो फैक्ट्री हो, इनकम जनरेट करो बिजनेस की, तो फिर वो फिर भी शेयर असर्टेनेबल हो, कुछ भी हो, फिर भी वो बिजनेस में टैक्स होगा। अगर ऐसे ही हमारा बिजनेस कोई दूसरा है, जैसे टेक्सटाइल का बिजनेस, हमने कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे दे दी, वो अलग तो फिर वो बिजनेस नहीं हुआ ना, वो रेंटल इनकम हुई ना। अलग-अलग एक्स्ट्रा जाके टैक्स होगी। यस, ठीक है भाई। होप कि बेटा सेशन यूजफुल था आपके लिए। अब मैं आखिरी पे आ गया हूँ। अब आपको मैंने तकरीबन अच्छी खासी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की। 3 चीज़ों पे मैं एंड कर रहा हूँ। एक सेशन में आपको आखिर में बताऊंगा हम कैसे करेंगे। पहला, हमेशा याद रखें फॉर्मेट्स। अब इसका भी फॉर्मेट है ना, इसका फॉर्मेट क्या है एओपी का। सबसे पहले एओपी की कंप्यूटेशन करेंगे, कैसे, वही बिजनेस की तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया, एडलेस कर लें। ओके, हाँ एक खास डीएनए इसमें है, हाँ इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हो सकता, ये चेक हो गया, आपने इसका टैक्स निकाल लिया। आफ्टर टैक्स उठाओ, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। स्पेसिफिक अमाउंट जिसको मिला था स्पेसिफिक शेयर के हिसाब से गया, जो बच गया वो जनरल शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर फ्रॉम एओपी हो गया। अब आओ पार्टनर्स पे, देखो शेयर के अलावा कोई ऐसी इनकम है जो जनरल इनकम हो। अगर शेयर के अलावा कोई इनकम नहीं है छोड़ दो, अगर है कैलकुलेशन करो, मगर वो कैलकुलेशन किस रेट पे करोगे, सेपरेट ब्लॉक है, एफटीआर है, रेलिवेंट रेट पे कर लो, नहीं A/B/C पे कर लो। ठीक है, अब इसके अंदर आप जब सवालात करोगे कोई ना कोई एंगल निकलेगा जो आपके लिए नया होगा। अब इसीलिए मैंने कहा 3 चीजें होंगी, फॉर्मेट, ट्रांजैक्शन और लॉ। तो अब जो मेरा आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए रोल होगा, जनरल जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे रजिस्टर्ड हैं वो तो हम बेटा चलेंगे आपकी मंडे से क्लास, फिर उसमें आपको सेल्स टैक्स तकरीबन वो एंड हो गया, थ्योरी भी कराऊंगा, प्रैक्टिस जितनी चाहिए वो तो मेरी रेगुलर क्लास चलेंगी हफ्ता भर और। ठीक है, आप हफ्ते के अंदर फिर मैं ऐड कर दूंगा। मगर जो जनरल बच्चे हैं जो कि आउटसाइड हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, उनको मैं एक और सर्विस दूंगा, वो है ग्रुप के थ्रू ट्रांजैक्शंस एक्सप्लेन कर करके। एक ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन कैसे करूंगा, आपके सवालात आएंगे ग्रुप पे या डायरेक्टली मेरे पास, मैं वॉइस नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। वही जनरल ग्रुप के अलावा हमारे अपने ग्रुप पे भी होती रहेगी ये बात। और जो लॉ होगा उसके लिए मेरा क्या है, एक तो आपकी क्वेरीज होंगी मगर रिविजनल वॉइस नोट्स के जरिए मैं कवर करूंगा। तो आप रिविजनल वॉइस नोट्स के लिए लाजमन अपने पास कोई ऐसा तरीका रखिएगा कि जमा करते जाइएगा। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको किसी न किसी जरिए से, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, किसी क्लब करके एक जगह पर रख दूं कि ग्रुप में आप एक जगह नहीं होते, फ्रेंड पे ढूंढते रहते हो। तो मैं यूट्यूब चैनल जो होगा एसटीडी सॉल्यूशन का, उस पर एक बनवा दूंगा फोल्डर, तो उसमें आप जाके सुन लीजिएगा, मगर आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे बच्चों को ये सर्विस मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब लास्ट पॉइंट एंडिंग। अब रह गया है वो एरिया जो वीकेस्ट आपका, अब क्या रहा, अब रही थ्योरी। तो थ्योरी के लिए दिन मैंने जो सोचा था
वो एडमिन ने मुझे बताया है कि शायद मुझे ना मिल सके, क्योंकि मैंने कहा था मैं सैटरडे से पहले रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इसमें सर इम्तियाज़ मलिक की भी वर्कशॉप है बिजनेस लॉ की, तो उनको वो टाइम चाहिए होगा सैटरडे संडे वाला, उससे पहले मैं रखना नहीं, अपना फ्राइडे सैटरडे वाला और या थर्सडे वाला। तो मैं थर्सडे और फ्राइडे सोच रहा था, मगर मैं इससे पहले नहीं रखना चाहता। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पे क्यों नहीं रखना चाहता? अब आपने जो न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ा है उसको जाके अच्छे तरीके से रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। कम से कम 3 से 4 दिन तुम्हें देना चाहता हूँ फोकस्ड रिवीजन का और स्टडी का, ताकि आप न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छा कर लो। उसके सवालात पूछो, अब जाओ सवाल सॉल्व करो, कहाँ फंस रहे हो पूछो, और फिर उसके बाद मैं थ्योरी पे आना चाहता हूँ इस वीकेंड पे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम सैटरडे पे ही अगेन मिल रहे होंगे, और उस दिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो चार्ट्स और फ्लो चार्ट सामने रख के मास्टर शीट वाले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा असेसमेंट क्या है, रिटर्न क्या है, एथिक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सवाल कैसे अटैम्प्ट करने चाहिए। सेट है। लास्ट पॉइंट बेटा, रिवीजन करने का तरीका। ये मुझे मास्टर शीट दे दे बेटा। रिवीजन करने का तरीका सुने और घर जाएं। रिवीजन कल नहीं होगी बेटा, अब हम ये जाएंगे अगले सैटरडे पे, ठीक है। ऑनलाइन बेटा कल नहीं होगी। आप थोड़ा सा अब फोकस करो खुद। देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब आपको जो कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी नहीं, परफेक्शन नहीं, कंप्लीटनेस, आप में से जो बच्चा सवाल कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको फिर एहसास होगा कि आपको 40% तो आ रहा था ना, किसी को 60% आ रहा होगा, किसी को 70%। तो आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना 50% तक का भी अगर आज मैं बहाल कर गया हूँ तो मेरी कामयाबी है। रिमेनिंग 50% में बैठा हूँ आपके लिए। देखिए मास्टर शीट्स के जरिए रिवीजन सीख लो बेटा। सबसे पहली बात आपने क्या करनी है, सबसे पहली बात आपने मास्टर शीट को सामने रखा, किसी भी शीट को। मैं ऐसे ही, जैसे ये खुली है मेरे पास प्रॉपर्टी इनकम है ना, सामने रखा आपने। अब आपने अगर इसको समझ पा रहे हो प्लीज लेक्चर नहीं देखना। जो इसको समझ पाए ना लेक्चर नहीं देखे, क्योंकि फिर उसको लेक्चर की अब जरूरत नहीं रही। अगर नहीं समझ पा रहे तो रेलिवेंट बात को सीख लो। अब आपने करना क्या है, आपको याद नहीं होगा, रिकॉल नहीं कर पाओगे, नहीं ना, सामने रखो और सामने रख के आप इसको कोशिश करो कि पहले 10 मिनट में, फिर आहिस्ता 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 इंटायर शीट 5 मिनट में रिवाइज हो जानी चाहिए। और रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज ऐसे करेंगे, सपोज रेंट है तो रेंट में आती हैं 3 चीज़ें। पहला होगा रियल रेंट, ये क्या होता है, कंसिडरेशन, ऐसे बात करो बगैर देखे। सेकंड क्या होगा, डीम्ड में आएंगी 2, कौन सी 2 हैं? एक है फॉरफिटेड डिपॉजिट, इसका ताल्लुक होगा इससे, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, इसका ताल्लुक होगा बिल्डिंग से। नॉन एडजस्टेबल पे 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट बिल्डिंग से लिंक है, डिवाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अभी एक सेकंड आ रहा हूँ बस। दूसरा पॉइंट डिवाइड बाय, पहला क्या होगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे। दूसरा क्या होगा, रिफंड होगा तो टैक्स नहीं होगा। तीसरा होगा, एक गया दूसरा आया तो सेकेंड अमाउंट को टैक्स करेंगे, पहले को लेस करके। ये बातें आप ऐसे अपनी मदर टंग में भी रिपीट करो, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड है। फिर आप डिडक्शंस पे, डिडक्शन है 10, पहली एक कौन सी, रिपेयर, फिर भूल गए, दूसरी इंश्योरेंस, तीसरी रिकॉल करने की कोशिश करो। रिपेयर में खास बात क्या है, बिल्डिंग के लिए होगा, कितना होगा, ये रिकॉल हो गया ना। अब जब आपका हो गया फिर फेयर मार्केट पे, यानी ये शीट अगर आप इतना फास्ट जाओ कि आगे चल के 5 मिनट में, द ट्रिक इज, रिमेंबर द ट्रिक इज नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा होनी चाहिए, परफेक्शन नहीं, रिकॉल नहीं, नंबर ऑफ रिवीजन। इतनी दफा रिवीजन्स करो कि एक वक्त आएगा आप देखते ही समझ जाओगे, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल में आपको चीजें क्यों नहीं नजर आती। वही कहावत जो हमेशा मैं रिपीट करता हूं, आईज कांट सी और माइंड डजंट नो। माइंड तो देख नो, जान तो लो, फिर नजर आएंगी आपको सवालों में ट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच बेटा। होप के द सेशन वाज ओवरऑल यूजफुल। दिस वाज माय थर्ड 10 on 10, 10 से 10 का सेशन, और इंशाल्लाह एक और आपको मिलेगा और उसका ताल्लुक होगा आपके थ्योरी और ड्राफ्टिंग से। इंशाल्लाह आपके वो मसले भी हल होंगे। जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों, बहुत बहुत आपके लिए दुआएं। ऑनलाइन मेरे बच्चा बताइएगा, एक्सेल की शीट सेंड कर देता हूँ बेटा, बिल्कुल कर देता हूँ। अपलोड भी हो जाएगा बेटा। यस बिल्कुल ठीक है, अब तक अपलोड भी हुआ है बेटा STT सॉल्यूशंस के यूट्यूब पेज पे, और ये सारा अपलोड भी हो जाएगा। आपने जो कैपिटल एसेट की एग्जाम्पशन
अभी पढ़ाई है वो कहीं टेक्स्ट करेंगे FTR में। कौन सी बेटा, आप कहाँ रेफ़र कर रहे हैं बेटा? ब्लेस्ड टू हैव यू टीचर लाइक। बेटा जज़ाकल्लाह, बेटा जज़ाकल्लाह। अरिशा, निशा, अलिशबा, सारे बच्चे, शिराजी, तैमूर, थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह। करो करो बेटा करो, ये ग्रुप पे भी शेयर कर देना, और उसमें जो जनरल ग्रुप है उसको। सर जो एग्जाम्शन आपने अभी याद करवाई है, कौन सी एग्जाम्शन? वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो बहुत सारी चीज़ें कवर करवाई थी। आप मुझे कोई स्पेसिफिक बताओ, कैपिटल गेन में एग्जाम्शन कौन सी करवाई है? एक स्टूडेंट पूछ रहा, एग्जाम्शन हुई थी वो आप क्या? 7E, हाँ 7, वही मुझे जहन में। देखिए बेटा 7E जो है ना, 7E ये एक्सक्लूजन से बेटा, एग्जाम्शन नहीं है, ये एक्सक्लूजन्स हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक दायरे में आया ही नहीं, एक है दायरे में आके निकाल देना। जो दायरे में आया टैक्सेबल बना, उसको निकालने को एग्जाम्शन कहते हैं बेटा। तो जो हमने एक्सक्लूजन्स थी वो प्लीज़ आप उसको एग्जाम्शन में ऐड नहीं करना। हाँ फातिमा बेटा, कौन सी वाली आपको अपोर्शनमेंट नहीं समझ आई? AOP वाली, A/B/C वाली, कौन सी वाली, या सेल्स टैक्स वाली? मोमिन बेटा मैं देख लूँगा, अभी तुम्हें घर जाके पहले किसी और को चाहिए, मेरे पे भेज देना, सेल्स टैक्स वाली, ठीक है बेटा। है बेटा, इसको छोड़ दो, एक काम कर लो, इसके अलावा तुम रिवीजन कर लो, ठीक है? तुम्हारा कांटेक्ट है मेरे पास, पहले बाकी रिवीजन कर लो। मैं तुम्हें अलग से कॉल करके भी ये समझा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है ये रिवीजन अपना, ये अपोर्शनमेंट ईजी है। मैं तुम्हें अभी भी समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले टोटल इनपुट टैक्स उठाओ, टोटल, उससे पहले फिक्स एसेट माइनस करो। क्यों फिक्स माइनस करना है? क्योंकि उस पर 90% की लिमिट नहीं, उसको अलग करना होता है। उसके बाद एलोकेटेड, ऐसा इनपुट माइनस कर लो जिस इनपुट का स्पेसिफिकली ताल्लुक हो टैक्सेबल एग्जाम्प्ट जीरो रेटेड से। चूँकि वो स्पेसिफिक एक्सक्लूसिवली ताल्लुक है, इस वजह से वो अपोर्शन नहीं होगा, एलोकेट होगा। ये माइनस हो गया, अब बच गया रिमेनिंग, उसको कहते हैं रेजिड्यूरी, उसको इनपुट को उसी को अपोर्शन करेंगे। अब देखेंगे अपोर्शनमेंट कितने टाइप ऑफ सप्लाईज में होगी। अब आपकी सप्लाईज 3 किस्म की हैं, टोटल सेल, टाइप ऑफ सेल उठाओ, अपोर्शनमेंट हो गई, ये बिग डील नहीं है। हाँ बेटा, आपको भी निशा रिप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट मैसेज का, मगर मैं जैसे आपको कह रहा था कि मुझे जाके कम से कम भी आधा घंटा ना अकेले में चुप करके बैठना है, वरना मेरा गला ख़राब हो जाएगा। क्योंकि घर जाऊंगा तो ऑब्वियसली बच्चे जो है उनको बोलूँगा भाई आधा घंटा सब्र, फिर बाहर, फिर वो चलेंगे चलो पापा बाहर, तो फिर बाहर जाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा बेटा, होपफुली आपको 12 बजे के, मैं आप ऑब्वियसली देर तक मैं 4-5 बजे सोता हूँ, 4 बजे सोता हूँ मैं। हाँ पता है सर, ये मेरी पिछले कोई 4 साल से आदत है कि 3:30 से पहले तो मैं सो भी नहीं सकता। मैं नॉर्मली सोता हूँ 3:30 के 4 के दरमियान, और उसके बाद सुबह ऑफिस जाता हूँ। मैं सरकारी अफसर हूँ, मेरी मर्जी नहीं वो जाता हूँ, टाइम पहुँच जाता हूँ फिर भी टाइम पे, तो इसीलिए बचत हो जाती है कि थोड़ी नींद मिल जाती है। तो तभी मैं इस चीज़ को इनकेश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि काम कर लूँ, ठीक है? तो मैं लेट नाइट तक जागूंगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा भाई है फातिमा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा तुम्हें फ़ायदा हुआ। किसी भी हेड में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी कही हुई बात को याद रखें, रिवीजन्स आप बढ़ाएं, और प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले जिसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एक सवाल पे फोकस कर ले बस, और सवाल भी आपकी चॉइस का होना चाहिए। उसमें जहाँ फंस रहे हो आप मेरे पास आओ, आपका डर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। चलो भाई, ये वहाँ से एंड हो गया, वो स्टॉप शेयर पे जाएं।